दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएम केयर फंड के ऊपर। जो पीएम केयर फंड जो भारत सरकार ने एक फंड अलग से बनाया था इस कोरोना महामारी के लिए, और उसके अलग से बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिनको अलग अलग जगह पर दिया जाएगा। तो उसको लेकर के बहुत जोरों से कहीं ना कहीं उसका विरोध करने में निकल पड़ी थी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जब पीएम राहत कोष है तो पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया। तो अब उसके सजग और परिणाम सामने आने लगे हैं, और जनता के बीच में जो विश्वास की जगह थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा कांग्रेस ने किया था, उसको लेकर के आज पीएम केयर फंड की माध्यम से जो वेंटिलेटर आए हैं उन्होंने करारा तमाचा मार दिया है। और जो सवाल उठा रहे थे कि जो पीएम केयर फंड का ऑडिट कराइए और उसका हिसाब किताब दीजिए, तो कोई भी अगर संस्था बनती है तो उसका जब ऑडिट होता है तो एक समय काल होता है, उसके हिसाब से ही ऑडिट किया जाता है। ऑडिट होने के बाद जब पैसा उसके अंदर आता है, उसका लेन देन और कहाँ क्या कैसे जा रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा सारा किया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं ऑडिट के लिए भी एक टीम बना दी गई है और उसको पूरे देश के सामने भी रख दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अब सबसे बड़ी खबर जो निकल के आई है वो वेंटिलेटर की निकल के आई है कि 70 साल के इतिहास में जो 47,000 वेंटिलेटर हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और जो अपने आप में कहते आए हैं कि हम स्वास्थ्य चिकित्सा में बहुत निपुण हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर करारा तमाचा जो आज की सरकार ने लगाया है वो 47,000 सिर्फ वेंटिलेटर हमारे पूरे देश के अंदर हैं। राज्य के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है और किस राज्य में कितने हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 महीने के अंदर पीएम केयर फंड से आपके और मेरे पैसे से अब ये 50,000 वेंटिलेटर इंडिया के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उनके अंदर जो भारत के जितने भी नागरिक हैं जो बीमार होंगे या फिर उनके ज़रूरत में जो वेंटिलेटर काम आएंगे, वो हमारा पैसा आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ चंद लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे, उन्होंने पैसा तो एक दिया नहीं और ऊपर से सवाल खड़े कर दिए कि पीएम केयर फंड की ज़रूरत क्या थी और उसमें हमें बताया जाए और उसकी पारदर्शिता रखी जाए। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे, फिर सोनिया गांधी ने भी, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक ये गैंग है वो पूरा सक्रिय हो गया था कि पीएम केयर फंड का पूरा लेखा जोखा दिया जाए। और बिलबिलाहट इस वजह से थी कि जो पीएम राहत कोष है उसके अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष हमेशा ही बना रहेगा। उसके अंदर जो भी लेन देन होगा कांग्रेस के अध्यक्ष के और जो सदस्य है उसके हिसाब से ही किया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं उसमें इनपुट देते रहेंगे। और पीएम राहत कोष है वो सिर्फ राहत के लिए काम आता है, ना कि अगर जरूरत पड़े, जैसे कि अब आपको जरूरत पड़ी वेंटिलेटर की, तो पीएम राहत कोष वेंटिलेटर के लिए पैसा नहीं निकाल सकते थे। अब पीएम राहत कोष है उससे वेंटिलेटर भी ले लिए गए। अगर जो वैक्सीन की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वैक्सीन के लिए भी फंड उससे अलॉटेट किया गया, और भी जो अनुसंधान किए जाएंगे उसको भी यहाँ पर पीएम केयर फंड से निकाल लिया जा सकता है पैसा, परंतु पीएम राहत कोष से नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अब बंगाल के अंदर अम्फान आया था और उड़ीसा के अंदर आया था, तो वहाँ पर पीएम राहत कोष काम आया, तो उनको वहाँ से 1-1 हज़ार करोड़ का फंड वहाँ पर दिया गया। तो पीएम राहत कोष का ये काम होता है। परंतु यहाँ पर जो कांग्रेस है लोगों को किस तरह से भ्रमित करती है और ना ही कभी पारदर्शिता रखने की कोशिश करती है जनता के सामने। जनता को सिर्फ एक ऊपर की कहानी सुना देती है, नीचे की क्या बेस होता है वो नहीं समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर बेस समझा दिया तो जनता चालाक हो जाएगी, और जनता चालाक हो जाएगी तो उल्टे सवाल इनसे करना शुरू कर देगी। ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो इसलिए आज तक लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करती रही कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं अब जो पीएम राहत कोष का जो पैसा है वो जिस तरीके से लग रहा है वो अलग एक दिशा में लगता है। पीएम केयर फंड है वो आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो कुछ तथाकथित पत्रकार थे उन्होंने भी बहुत बड़े सवाल दागे थे, क्योंकि कांग्रेस के राग दरबारी पत्रकार कहे जाते हैं, और वही सवाल कर रहे थे कि पीएम केयर फंड की जरूरत क्यों पड़ी और उसको क्यों लाया गया। तो आज उनके ऊपर भी, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा ये लग चुका है। जो वामपंथी पत्रकार
नेताकार हैं या फिर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इतना हल्ला बोला था कि उन्होंने एक तरह से साबित कर रहे थे पीएम केयर फंड भी चोरी का एक माध्यम बनेगा, इसमें भी भ्रष्टाचार किया जाएगा। परंतु आज तक जो 6 साल की सरकार के अंदर मोदी सरकार के ऊपर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है, परंतु जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल के अंदर पहुंचाने का काम जरूर किया है। तो इसको लेकर के इसलिए बौखलाहट ज़्यादा है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना की महामारी ने जैसे पैर पसारे और उसके बाद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद अब हाई लेवल की मीटिंग करने के बाद अमित शाह अब एलएनजेबी हॉस्पिटल तक घूमने के लिए पहुंच गए। ये सिर्फ विज्ञापन मंत्री थे और विज्ञापन मंत्री केवल टीवी पर आते थे और अपना बखान बखर के चले जाते थे। अब ये काम करने की जो जिम्मेदारी होती है और लगन होती है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर अगर हमारे नागरिक हैं, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो, तो जैसे ही दिल्ली की कमान अमित शाह के हाथ में आई तो कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल गए। तो अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर दौरा किया और उसके बाद एक हाई लेवल की मीटिंग फिर बैठाई गई और उसके अंदर जो निर्णय लिए गए हैं वो अब आने वाले समय में उसके भी परिणाम सुखद होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी उसको लेकर के कहा था कि 7,000 की जो टेस्टिंग है उसको 5,000 क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के रिकॉर्ड हैं वो बढ़ते जा रहे थे। उसको कहीं ना कहीं घटाने के चक्कर में केजरीवाल ने ये चाल चली थी, क्योंकि बनिया बुद्धि है वो बनिया बुद्धि जरूर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि जो लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। अब कहीं ना कहीं जो अमित शाह ने जो एक्शन लिया है, अमित शाह ने दावा किया है कि एक दिन में 18,000 टेस्ट किए जाएंगे और उसको लेकर के जितनी भी व्यवस्था है उसी हिसाब से पूरे दिल्ली के अंदर रखी जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के अलग जो राज्य हैं जैसे चेन्नई है या फिर महाराष्ट्र है, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं अमित शाह बिल्कुल गंभीर दिखाई दे रहे हैं और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आज 50,000 वेंटिलेटर हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 500 रेलगाड़ी जो लगाई है उसके अंदर से 8,000 बेड की तैयारी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी काम आएंगे। तो इससे साफ दर्शाता है कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए और संकल्प जो हम लेते हैं उसको संकल्प के साथ हमें काम करना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या था कि सिर्फ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ जनता के साथ धोखा किया, लूटपाट की और उसके बाद सिर्फ हाथ खड़े कर दिए। अब इन्होंने दावे तो बहुत सारे किए थे कि मजदूरों को हम खाना खिला रहे हैं और हमारे पास इतने सारे बेड्स हैं, अगर हमारे यहाँ 50,000 की संख्या में भी अगर बीमार हो जाएंगे लोग तो उनके लिए भी सुविधाजनक हॉस्पिटल में पूरी सारी सुविधाएं होंगी। परंतु जो ढकोसला निकल के आया वो साफ दिखाई दिया कि जैसे ही दिल्ली के अंदर 20,000 केसेस हुए उसके बाद इन्होंने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। जैसे ही इंडिया टीवी ने जो खबर दिखाई उसके बाद से जो पूरे दिल्ली के अंदर का माहौल समझ में आया। तो अब ये स्थिति दिल्ली की रही और दिल्ली की जो हाई लेवल की मीटिंग रही है उसमें हर्षवर्धन भी रहे, फिर मनीष सिसोदिया भी साथ में रहे, केजरीवाल भी साथ में रहे। तो कहीं ना कहीं जो अब जो मीटिंग के परिणाम हैं वो देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से केजरीवाल ने हाथ खड़े तो अमित शाह ने जैसे ही दिल्ली की कमान अपने हाथ में ली तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली के हॉस्पिटल्स का दौरा मुख्यमंत्री की जगह अब गृह मंत्री कर रहे हैं, जबकि फर्ज बनता है कि हर हॉस्पिटल में दिल्ली के विधायक और सांसद भी जाते और यहाँ के मुख्यमंत्री और इनके मंत्री हैं उनको भी जाना चाहिए था। केवल और केवल इन्होंने क्या है कि अपना बचाव करा और जनता चाहे भाड़ में जाए, जनता मरे और दिल्ली को मौत का कुआं बना करके इन्होंने रख दिया। परंतु ये कभी किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज कैसा चल रहा है, उनका हालचाल जानने के लिए घर से निकले तक नहीं। इन्होंने सिर्फ मीटिंग के नाम पर अपना टाइम पास करते रहे और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि जैसे हमने ख्याली पुलाव चुनाव में जो
चुनाव प्रचार में हमने पकाए थे, इसी तरीके से हम ख्याली पुलाव यहाँ पर भी पकाएंगे तो कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी और दिल्ली इससे साफ हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाथ खड़े कर देंगे। तो वो समय भी आ गया, इन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए। ये अगर बात हम करें थोड़ा सा पहले, जिस समय जमात का जो मरकज़ जमात का जो वहाँ से पकड़े गए थे, तो उस समय तो हॉस्पिटल्स और इनके सारी चीज़ें एकदम चुस्त दुरुस्त थी और सरकार भी इनकी पूरे खर्चे उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ध्रुवीकरण है वो साफ साफ दिखाई देता है कि जिस तरीके से इनका जो मौलाना मौलवियों को सैलरी देना या फिर मरकज़ के लोगों का इलाज भी अच्छी ढंग से करना, अगर उसके बाद दिल्ली की आम जनता में अगर ये फैल गया तो उसके बाद हाथ खड़े कर देना, तो इससे साफ दर्शाता है कि अगर इनका जो वोट का ध्रुवीकरण है उसको कहीं ना कहीं खुश करने के लिए लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ईद से पहले दिल्ली को अनलॉक कर दिया पूरी तरह से। तो ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब होते हैं, खड़े भी होते हैं। इसको लेकर के चिंताएं बहुत लोगों को हुई। फिर अब उसके बाद जब अनलॉक भी हो गया तो लोग डर के वजह से घर से बाहर नहीं निकले। ऑफिस में ज़्यादा ज़रूरत वाले लोग ही ऑफिस तक पहुंचे और घरों के अंदर ही अपना कैद रहे, लॉकडाउन जैसा फील करते रहे दिल्ली के लोग। अगर बसेस की बात करें तो बस भी कहीं ना कहीं खाली भी दिखाई दी हैं। तो ये स्थिति दिल्ली की रही है और यहाँ पर अब अमित शाह ने कमाल संभाली है। तो अब दिल्ली का जो भूमिका है और इनके इलाज का जो हिसाब किताब है वो पूरा बदल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।